बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादिर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, हमारे जिस्म में जो है वो खूबसूरती जो है वो डाइट का अच्छा लेना और इसके अलावा जो है वो सोना बहुत अच्छे तरीके से, इसके अलावा अपना बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना, ये सब बहुत ज़रूरी होता है और ब्यूटीफुल लगना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और सबसे बड़ा जो मसला आजकल लोगों के साथ हो रहा है वो हेयर फॉलिंग का है। बाल गिरने की बहुत सारी वजूहात हैं, मतलब कि बाल आपके जो है वो डाइट अच्छी ना लेने की वजह से भी गिर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से ना सोने की वजह से भी आपके बाल गिर सकते हैं, इसके अलावा आराम ना करने की वजह से और दूसरे तरह के डिफरेंट तरह के जो आप केमिकल्स यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी आपकी हेयर फॉलिंग हो सकती है। तो हेयर फॉलिंग को रोकने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, आप बहुत सारी चीज़ों से जो है वो इस मसले से निकल भी सकते हैं। इसीलिए आज हमने अपने प्रोग्राम में एक माहिर डॉक्टर को इनवाइट किया है जो डर्माटोलॉजिस्ट हैं, और इसके अलावा डॉक्टर साहब ने जो है वो DD किया हुआ है, थाईलैंड के से भी इन्होंने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा इन डर्माटोलॉजी एंड डर्मेटो सर्जरी फ्रॉम थाईलैंड, बैंकॉक से इन्होंने किया हुआ है, और फेलोशिप जो है इनकी क्यूटेनियस एंड लेज़र सर्जरी के अंदर है। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ज़ैन लतीफ़। अस्सलाम वालेकुम सर। वार्म वेलकम इन माई प्रोग्राम। जाहिर सी बात है कि इंसानी जिस्म के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, डाइट का, सोना और इसके अलावा स्ट्रेस कम लेना, ये सब वजूहात जो होती हैं वो अगर आप मतलब प्रॉपर नहीं सोते, डाइट प्रॉपर नहीं लेते तो हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। एक बहुत बड़ा मसला भी है। तो क्या वजूहात हैं, क्यों होती है हेयर फॉलिंग? ये देखें, इसमें क्या होता है कि अगर हम ये विटामिन वगैरह यानी कि डाइट हमारी अच्छी नहीं होगी, जैसे मिल्क है, जैसे फ्रूट है और डिशेस हैं, तो अगर हम वो नहीं लेंगे तो विटामिन पूरे नहीं होंगे। विटामिन पूरे नहीं होते हैं तो हमारा हेयर फॉल होता है। जैसे कि आजकल यानी कि इतनी सारी डाइट आ गई है, हाइब्रिड है या जो भी है, तो उसमें विटामिन की लेवल कम हो जाती हैं, तो कम होने की सूरत में हेयर फॉल होता है। ठीक है, मीन्स कि अगर आप डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, इसके अलावा जो है आपकी प्रॉपर यानी कि रेस्ट, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्ट्रेस भी कम लेना ज़रूरी होता है। सम टाइम लोग जो है वो एक्सेसिव स्ट्रेस लेते हैं, इसकी वजह से भी हेयर फॉलिंग हो रही होती है। तो आपने जो है थाईलैंड से, बैंकॉक से ये डर्मेटो सर्जरी के अंदर स्पेशलाइजेशन किया हुआ है, तो ये कितना यूनिक है ये पाकिस्तान के जो और डिप्लोमास हैं? देखें, ये वहाँ की ये जो यानी कि लेक्चर्स होते हैं वो पाकिस्तान से बहुत मुख्तलिफ हैं, क्योंकि वहाँ पे जो थाईलैंड के हैं टीचर्स वो भी हमें यानी कि लेक्चर डिलीवर करते हैं, और बाकायदा जापान से भी आते हैं जापानीज़ टीचर भी, जिन्होंने अपनी यानी कि किताबें लिखी हुई हैं, बुक्स या इन्वेंट की हुई कोई लेज़र वगैरह, वो हमें पढ़ाते हैं। उनकी रिसर्च वगैरह, जैसे कि उन लोगों ने बहुत सारी रिसर्च की हुई है किसी डिजीज़ पे, तो वो हम तक यानी कि हमें लेक्चर देते हैं। और ये है पाकिस्तान से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी नॉलेज नहीं है, इतने रिसर्च पेपर वगैरह नहीं करते। ठीक है, मीन्स के पाकिस्तान के अंदर जाहिर सी बात है कि डॉक्टर्स तो हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे हैं, पर थोड़ी सी रिसर्च की डेफिशिएंसी है, थोड़े बहुत रिसोर्सेज की भी डेफिशिएंसी है, थोड़ा बहुत जो है वो मतलब टीम वर्क भी इतना प्रॉपर नहीं हो पाता, और फिर ये कॉस्मेटोलॉजी के जो भी ट्रीटमेंट होते हैं इसको शायद इतनी अहमियत भी नहीं दी जाती है। बहुत इक्का दुक्का लोग जो होते हैं वो हेयर ट्रांसप्लांट की जानिब जाते हैं, या फिर इनको थोड़ा बहुत ख्याल आता है। यहाँ पर तो ये मसले मसाइल हैं कि लोगों को कैंसर जैसे बीमारियां हो जाती हैं और चौथे पांचवें स्टेज पर पड़ी हुई होती हैं उनकी बीमारियां, लेकिन एक्सेसिव आपका स्टेज बढ़ जाता है, उसके बाद भी लोगों को ख्याल ही नहीं होता है कि हम लोग की सेहत कितनी मतलब बैकवर्ड की तरफ जा रही है। जबकि बाहर जो है वो जाहिर सी बात है लोग अपना प्रॉपरली ट्रीटमेंट करवाते हैं हर 6 मंथ में, अगर वो सेहतमंद हैं फिर भी अपने प्रॉपर टेस्ट करवा रहे होते हैं, अगर बाल गिरना शुरू होते हैं तो वो उस पर भी बहुत तवज्जो देते हैं, अगर टूथ डिके हो रहा होता है, दांत खराब हो रहे होते हैं तो उस पर भी बहुत तवज्जो दे रहे होते हैं। मतलब जाहिर सी बात है थोड़े रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। हमारे यहाँ पर हम सेहत को कुछ भी नहीं समझते, यानी हमारे लिए तो सेहत बस अल्लाह ताला ने हमें मतलब प्रॉपर हर चीज़ दी हुई है, तो बस अब उसी पे चलना है, पर उसका ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आपके पास कितने केसेस आते हैं, कितने लोग रिस्पॉन्सिबल हैं अगर कहीं से कोई उनका गंजपन हो रहा है, या तो फिर एक तो PRP भी होती है जो जिससे हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं अगर बाल थोड़े थोड़े गिरना शुरू हो जाते हैं? तो वैसे हेयर ट्रांसप्लांट के केसेस हम रोज के 2-3 कर रहे होते हैं, 2-3 कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें हेयर ट्रांसप्लांट
बहुत ही यानी कि कॉमन हो गया है। अब लोग को अवेयरनेस आ गई है। सही है। क्योंकि लोग अब जो मिसाल तौर पे जो एज है अब यानी कि 18 ईयर के बाद हेयर फॉल शुरू हो जाता है, और जो यानी कि 18 ईयर से मीन से हेयर फॉलिंग शुरू हो जाती है, और उसके बाद जो है वो कंटिन्यूसली हेयर फॉलिंग होते होते अगर आपकी एज 35-40 तक पहुंचती है तो वो बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है कि आपका बाल नजर आना शुरू हो जाता है, बाल नजर आता है। फिर वो जो जॉब पे जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं या यूनिवर्सिटी, तो वो अपने आप को देखते हैं कि उनकी फ्रंट साइड क्या नाम है आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है, तो वो डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, स्ट्रेस आ रहा होता है। जॉब पे जाएंगे तो वो क्या नाम है वहाँ पे जो काफ़ी जो होते हैं कलीग्स होते हैं वो उनको बोलते हैं ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, ये तुम्हारे ये बाल। जाहिर सी बात है वो सोशल प्रेशर भी होता है। आप जरा से भी आपकी फेस पे एक एक्टिंग का भी स्कार भी होता है, तो भी लोग इस चीज को नहीं छोड़ते, एकदम से पूछते हैं कि ये क्या हो गया है, किस तरह हो गया है, इसका ट्रीटमेंट करवाओ। और इंसान खुद तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस आउट होता है, पर लोग उसको मजीद और परेशान कर देते हैं सवालात कर करके। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर साहब आपके पास बहुत सारे पेशेंट, आपने बताया 3 से 4 पेशेंट रेगुलर बेसिस पे आ रहे होते हैं, तो सबसे पहले अगर कोई ट्रांसप्लांट करवाने आ रहा है तो क्या एहतियाती तदाबीर बताते हैं, क्या क्या चीजें आप लोग पहले से देखते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है हेपेटाइटिस बी सी का भी टेस्ट करवाना जरूरी होता है, वाइटली पेशेंट को देखना, पीटी INR इस तरह के टेस्ट कि कहीं ब्लीडिंग का इश्यू तो नहीं हो जाएगा ड्यूरिंग सर्जरी पूरा, क्योंकि ये तो एक प्रोसीजर होता है, ये पूरी सर्जरी होती है, एक बड़ा प्रोसीजर होता है, और होता भी आपकी स्कल का है, तो बड़ा प्रिकॉशनरी देखते हुए करना होता है। तो क्या आपकी यानी कि ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है? देखें, उसमें हम पेशेंट को काउंसलिंग रूम में भेजते हैं, वहाँ पे हम काउंसिल करते हैं, पहले काउंसलिंग करते हैं, उससे यानी कि पूछते हैं कि उसको कोई डायबिटिक तो नहीं है वो। अच्छा, डायबिटिक नहीं अगर डायबिटिक है तो कंट्रोल है या नहीं कंट्रोल है, तो कोई हाइपरटेंशन, कोई यानी कि मेडिकेशन लेते हैं जैसे कि आर्थराइटिस के लिए या कार्डिक डिजीज के लिए या डिप्रेशन की या कैंसर की, तो हम उनसे पूरी हिस्ट्री लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल करते हैं, या जो भी चीज़ है वो हमें प्रॉपर बताए। ठीक है, अगर अल्कोहल ले रहा है पेशेंट तो चले ठीक है, समझ आ गई मुझे। डायबिटिक, हाइपरटेंशन वो तो समझ आती है कि जाहिर सी बात है अगर एक्सेसिव हाइपरटेंशन का मरीज है और उसकी एक सर्जरी उनके सामने मतलब एक उसने प्लान करवा ली हो तो उसके स्ट्रेस में भी इजाफा होता है, तो हाइपरटेंशन तो फिर आपको पता है स्ट्रेस की वजह से और बढ़ जाता है, तो उसके लिए आपने देख लिया, फिर डायबिटिक कंट्रोल देखा कि HbA1c उनका नॉर्मल है कि नहीं है। पर ये जो अल्कोहल है इसका क्या लिंक है? देखिए, अल्कोहल से ये होता है कि पेशेंट यानी कि जब ऑपरेट करवाएगा, ऑपरेट करवाने के बाद फौरन उसको नेक्रोसिस हो जाएगा। अच्छा, हाँ, अगर वो कंट्रोल नहीं करता, मतलब नेक्रोस जैसे कि स्कल पर सर्कुलेशन इंक्रीज होती है। अच्छा, जिसकी वजह से हम पेशेंट को ये भी कहते हैं कि स्मोकिंग ना करें ड्यूरिंग ऑपरेशन, यानी कि आफ्टर ट्रांसप्लांट के बाद 1 हफ्ते तक यानी कि स्मोकिंग नहीं करें, यानी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करें, क्योंकि सर्कुलेशन इंक्रीज होगी तो आपके जो नेक्रोसिस हो जाएगा और डेड टिश्यू हो जाएंगे सारे, जिसकी वजह से जो फॉलिकल लगाए वो सारे हट जाएंगे, यानी कि उस एरिया के पैच बन जाएगा। ठीक है, मतलब एक हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी कहने को तो हेयर ट्रांसप्लांट है भाई, एकदम से लोग कहते हैं अपने बाल लगवा लो, पर इसके पीछे पूरा एक आप लोग का क्राइटेरिया है, पूरा आप लोगों का जो है वो मतलब आपने स्टेप्स बनाए हुए हैं। पहले आपने हेपेटाइटिस बी और सी को देखना है, फिर आपने जो है वो उसकी क्या कहते हैं PT INR को भी देखना है, डायबिटिक को देखना है, शुगर को देखना है, हाइपरटेंशन को देखना है, सारी चीज़ों को देखते हुए फिर आप जो है वो कोई डिसीजन लेते। कभी ऐसा हुआ है कि कोई पेशेंट बहुत विलिंग है अपनी सर्जरी के लिए, पर कोई ऐसी वजह से आप उनको ना कर पाए हो, क्योंकि सेफ्टी इज फर्स्ट प्रायोरिटी? देखिए, अभी लास्ट वीक भी एक पेशेंट को हेपेटाइटिस बी था, तो हमने उसको नहीं किया, क्योंकि अगर हम इसको करेंगे तो मजीद चांसेस हैं और ख़राब होने के, क्योंकि हेपेटाइटिस बी और आजकल आप देख रही हैं कि कोरोना इतना आ गया है, तो हम ये
कोशिश अच्छा कर डॉक्टर रहे हैं। साहब, हाँ, आपने कोरोना की बात की, जो आजकल हालात चल रहे हैं, ये पेंडेमिक है, कॉस्मेटोलॉजी का एक प्रोसीजर है, तो इसमें तो लोग अवॉइड ही करते हैं ज्यादा ट्रांसप्लांट करने से, क्योंकि लोग तो अपनी बीमारियों के लिए भी नहीं जा रहे हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स के पास। तो यहाँ पर अगर कोई अभी जो रिसेंट एरा चल रहा है, ये जो सारे सिस्टम चल रहा है, तो इसमें कोई पेशेंट आता है तो क्या आप उसको एहतियाती तदाबीर बताते हैं कि कोरोना में आप मास्क पहन के आए, जरूरी है, SOP है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहे? हम सारा यानी कि उसको मास्क वगैरह जो भी उसके क्लॉथ होते हैं, जैसे कि जो कपड़े प्रोटेक्शन वगैरह, हाँ। वो सारी उसको पहनाते यानी कि देते हैं। और हमारी जो टीम होती है, यानी हम भी OT में जाएंगे तो हम भी अब पूरा यानी कि मास्क वगैरह, सैनिटाइज़र और ये पूरे यानी कि ड्रेस के साथ जाते हैं, ताकि पेशेंट को या पेशेंट अगर कोरोना का यानी कि उसको पॉजिटिव है, उसने बताया नहीं है हमें, तो हमें भी ना लगे। ठीक है, जाहिर सी बात है कि ये अब जाहिर सी बात है, इसको बहुत टाइम हो गया। पहले तो हम लोगों ने लॉकडाउन भी किया, कॉस्मेटोलॉजी के भी सारे हमने ट्रीटमेंट बंद करके रखे थे कि भाई कोई अननेसेसरी चीज़ ना करे। पर अब तो ये मतलब जाहिर सी बात है, वक्त के साथ साथ हमें कोरोना के साथ अपनी लाइफ को मतलब स्पेंड करना सीखना है, तो SOPs पर भी अमल दरामद करना है। पर दूसरी जानिब हम ये भी चाहते हैं कि इसको हम इतना ज़्यादा स्प्रेड आउट ना करें। अगर हमें एक नॉलेज है कि ये बीमारी किस तरीके से फैल सकती है, तो हमें थोड़ा उस पर कंट्रोल करना जरूरी होता है। अच्छा, तो आपने बता दिया कि कोरोना से रेलेवेंट तो आप बहुत तदाबीर कर भी रहे हैं, लोगों को समझा भी रहे हैं, पेशेंट्स को भी समझा रहे हैं। पर हेयर ट्रांसप्लांट में जो मतलब मुश्किलात आ रही है कोरोना की वजह से, वो क्या आ रही हैं? वो ये कि पेशेंट अभी यानी कि घर से बाहर नहीं निकल रहा, क्योंकि वो एहतियाती तदाबीर कर रहा है कि घर में ही बैठा है और कुछ काम वगैरह तो है ही नहीं वैसे भी, तो जिसकी वजह से वो घर में स्टे कर रहा है। और पेशेंट कम से कम निकल रहे हैं बाहर जो हेयर ट्रांसप्लांट के हैं। जो आते हैं हम उनको पूरा जो होता है प्रोटोकॉल वो देते हैं। ठीक है, प्रॉपर प्रोटोकॉल देते हैं। हमारे व्यूअर्स पे प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आपको लाइव कॉल के जरिए डॉक्टर जैन से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई भी बात पूछनी है, और डॉक्टर जैन का नंबर भी स्क्रीन पर चल रहा है, अगर आप अपनी पिक्चर के साथ डॉक्टर साहब को अपना जो भी आपका मसला है वो अगर आप उनको पिक्चर के साथ सेंड करेंगे, तो ये आपको लाइव भी जवाब देंगे व्हाट्सएप पर। और अभी भी आप लाइव हमें ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पर मौजूद है हमारा नंबर। आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, स्किन से रिलेवेंट अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, स्किन के मसले के लिए, एक्नी के लिए, स्कार्स के लिए, तो सर हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपको लाइव जवाब देंगे। जी सर, अगर आपको कोई डायरेक्ट कांटेक्ट करता है कोई भी पेशेंट, क्योंकि जाहिर सी बात है यू आर एस्थेटिक सर्जन एज वेल, तो कितना मुश्किल होता है मैनेज करना, क्योंकि पेशेंट्स तो यही चाहते हैं उनकी डायरेक्टली डॉक्टर से बात हो, डायरेक्टली हम लोग डॉक्टर से जो है इन्फॉर्मेशन लेते रहें ताकि हमें कोई मुश्किल ना। और कुछ पेशेंट्स तो बहुत कंसर्न भी होते हैं अपनी सेहत को लेकर, लाइक उनको छींक भी आ जाती है तो परेशान हो जाते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो फिर इतना प्रॉपर जवाब देना, ये पॉसिबिलिटी होती है? ये देखें, अब तो मोबाइल ज़्यादा आम है, तो पेशेंट जैसे कि अगर मेडिसिन खा रहा है या कुछ लगा रही है क्रीम वगैरह जो भी है, तो वो अगर कुछ भी हो जाए तो वो मैसेज कर देते हैं, तो मैसेज में उसको रिप्लाई कर देते हैं इजी, यानी कि उसको ये बार बार नहीं आना पड़ता हमारे पास सेंटर पे, या बार बार वो। और दूसरा तो आजकल जो डॉक्टर साहब कोरोना का मसला भी चल रहा है, तो अच्छी बात है कि ये टेली मेडिकेशन और ये सारी चीजें भी। एक कॉलर को भी शामिल करते हैं, आमिर साहब हैं इस्लामाबाद से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं आमिर बात कर रहा हूँ फ्रॉम इस्लामाबाद। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप बताएं क्या हाल है? अच्छा, मेरा कंसर्न ये है, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछने में इंटरेस्टेड था कि माय एज इज ऑलमोस्ट 54 और मेरे जो बाल हैं वो थिन आउट हो रहे हैं, यानी कि बारीक हो गए। ठीक है। तो आई वाज इंक्लाइंड कि मैं PRP करवाऊं, तो उसका मुझे क्या फायदा होगा और ये कितनी दफा मुझे करवाना चाहिए? ठीक है। और इसके एक्सपेंडिचर चले वो तो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, और इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं तो काइंडली वो भी शेयर कीजिए। आमिर साहब, अपनी एज आपने बताई 55 है, इसके अलावा कोई कोमोर्बिड्स हैं आपको, शुगर, ब्लड प्रेशर, या फिर आपकी डाइट कैसी ले रहे हैं आप? नहीं, ऐसा और कोई इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। डाइट इज ऑल्सो ओके, मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ। ठीक है। और आपको कोई भी कोमोर्बिड्स नहीं है? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है मुझे, सिर्फ माय कंसर्न इज ओनली फॉर PRP एंड हेयर ड्राई। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी, वैसे कि अभी बता रहे हैं आमिर भाई कि काफ़ी इनके यानी कि हेयर थिन हो रहे हैं, थिन होते ही ये शेड ऑफ हो जाएंगे।
अगर हमने वक्त पे ट्रीटमेंट नहीं की तो ये हम जो ये बोल रहे हैं पीआरपी हाँ ही करवाएं, ये बेसिकली हम 4 यानी कि पीआरपी बोलते हैं, 4 पीआरपी एवरी मंथ 1 पीआरपी। उससे ये होता है कि आपके बाल जो हेयर फॉल हो रहा है वो रुक जाएंगे, और उसके अलावा अदर मेडिकेशन हम देंगे, उससे इनके हेयर फॉल रुक जाएगा और यानी कि बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि इनकी एज होगी 54, जो यानी कि फेस साइकिल है हेयर का वो एनाजिन कैटाजिन टिलोजिन है, जो यानी कि हम बचपन में होते हैं यानी कि छोटे होते हैं तब वो फेस का साइकिल जो एनाजिन का फेस होता है वो 2 to 6 ईयर होता है, ताकि उसमें बहुत ही सी यानी कि जो बाल हैं वो ऊपर यानी काफ़ी बढ़े। यानी कि बचपन में आपके बालों की ग्रोथ की जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, फिर जवानी में भी अच्छी होगी, जवानी में फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो साइकिल है वो कम होता चला जाता है। डॉक्टर साहब इस सवाल को भी कंप्लीट करते, जवाब को भी कंप्लीट करते पर एक और कॉलर को भी शामिल करते हैं। अदनान शेख हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। मैडम कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। मैडम मेरी 41 ईयर एज है, जो मेरे बाल है ना वो तकरीबन 1 माह से जो है ना वो अपना गिरने शुरू हो गए हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने पूछना था कि वो क्या अपना सर में पेन भी होती है हल्के हल्के। ठीक है, और आपकी कोई कोमोर्बिड्स तो नहीं है ना, मतलब शुगर ब्लड प्रेशर कोई और? नहीं मुझे ऐसा कोई नहीं है। आप कहाँ से बात करें? कराची से? नहीं, अपना शेखपुरा से बात करें जी। सही है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इस जवाब की जाने भी जाएंगे, पर अभी एक ब्रेक की जानिब चलते, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे पीआरपी की, और सर से भी पूछ रहे थे कि अगर किसी के बाल हेयर फॉलिंग हो रही है और बाल थिन हो रहे हैं तो पीआरपी कितनी इफेक्टिव होती है। सर पहले आप जो पहले कॉलर थे आमिर साहब, उनका जवाब बताइएगा कि पीआरपी से उनको कितना फायदा होगा, फिर हम दूसरे कॉलर की जाने भी आएंगे। देखिए, फर्स्ट पीआरपी आप करवाएंगे तो उससे यानी कि 20% रिजल्ट आएगा। पीआरपी में बेसिकली कितनी पीआरपी की सिटिंग्स करना जरूरी है? यानी कि कम से कम 4 हो, 4 सिटिंग्स होंगी तो उसके बाद जो है वो उनका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, और वो जो उनका साइकिल है हेयर ग्रोथ का वो दोबारा से इंक्रीज हो जाएगा। ओके, क्योंकि क्या है कि जो यानी कि स्कैल्प की जो सर्कुलेशन होती है, ब्लड सप्लाई वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है, हेयर यानी कि हेयर थिनिंग होती है। तो ये है कि मैं आमिर भाई को ये बोलूँगा कि आप यानी कि पीआरपी कराएं, और जो मेडिकेशन है जो अपने कंसल्टेंट यानी कि मुझसे पूछ लें। मैं कि आपको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, सर का व्हाट्सएप जो है स्क्रीन पर मौजूद है, आप सर से जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वो बिला झिझक आपको जो है वो आप रिप्लाई कर देंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, दूसरे साहब की सवाल की जानिब आते हैं कि जिनकी 41 ईयर एज है और वो भी यही मसला बता रहे थे हेयर फॉलिंग का, उनको भी मैं यही चीज रिकमेंड करूंगा कि पीआरपी। अच्छा, पीआरपी में बेसिकली जो हमारे ग्रोथ फैक्टर हैं वो यानी कि इनहांस करते हैं ब्लड की सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इनहेंस हो जाती है, बढ़ जाती है, तो फिर आपकी जो बालों की ग्रोथ होती है उसमें भी इजाफा हो जाता है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि पीआरपी तो ठीक आपने करवा ली, ऑब्वियस ही बात है कि सिटिंग्स करवा ली, पर उसके साथ साथ डाइट का कितना ख्याल रखना जरूरी है? और दूसरा, जो आप लोग सारे जो एस्थेटिक सर्जन हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, ये मेडिकेशंस भी देते हैं, कुछ विटामिन्स की, मिनरल्स की, वाइटनिंग इंजेक्शंस वगैरह के लिए भी विटामिन सी दे रहे होते हैं। तो ये बताइएगा कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है, और दूसरी जानिब कुछ लोग इस चीज़ से भी कंसर्न होते हैं कि अगर हम ये सारी मेडिकेशंस लेंगे तो कहीं हमारी किडनीज पर या लीवर पर तो असर नहीं पड़ेगा। एक कॉलर को शामिल करते फिर इस सवाल की जानिब आऊंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी राजा साहब बताइएगा, क्या सवाल करना चाहेंगे? जी, मैं राजा अनीस मेरा नाम है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था कुछ अर्से पहले किसी डॉक्टर से, तो उसमें कोई रिजल्ट नहीं आया, तो मैं दोबारा कराना चाहता हूँ, या इस बारे में डॉक्टर जैन बताएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए? ओके, सही है, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी पहले आप मुझे कॉलर का जवाब हम मुकम्मल करने के बाद हम फिर डाइट और ये मेडिकेशन की तरफ भी आएंगे। देखिए ना, जो हेयर ट्रांसप्लांट कराया वो कहाँ से करवाया, किस इदारे से कराया? क्या अनक्वालिफाइड, नॉन क्वालिफाइड लोग बिल्कुल जो यानी मशीन चलाना सीख जाते हैं, बस वो फिर स्टार्ट कर देते हैं? क्या है, वो टेक्नीशियन होते हैं। अच्छा। और वो क्या नहीं इतना नहीं आता उनको, यानी कि प्रॉपर चीजें नहीं आती, तो वो लोग हेयर ट्रांसप्लांट सीख जाते हैं।
ये भी जो क्लाइंट होते हैं ये कम पैसों के चक्कर में वहाँ पे चले यार ये जाते हैं। पता नहीं कौन है। कम पैसों के चक्कर में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनको रिजल्ट नहीं मिलता। दूसरा ये है कि जो इनके टोनर एरिया है जहाँ से हेयर लिया था वो कितना अच्छा था, आया वो मूवी थिन थे हेयर, तो उसकी वजह से भी हम यानी कि देखते हैं। और क्या इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पीआरपी कराई, मेडिकेशन यूज़ की जैसे कि मिनॉक्सिडिल, फिनिस्ट्रेड या विटामिन्स वगैरह, तो ये है कि मतलब इन सब चीज़ों के बाद जो है वो आप कंसर्न आपको होना ज़रूरी है, कहाँ से कराया, किससे कराया, किस इदारे से कराया, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं। सर ये बताइएगा जो मेडिकेशंस होती हैं जो एस्थेटिशियंस देते हैं, डॉक्टर्स देते हैं एक्सेसिव उसके लिए वाइटनिंग के लिए, तो ये कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं? देखिए ना, ये अगर हम अपनी डाइट अच्छी रखें, जैसे कि विटामिन सी अगर हम फ्रूट में लें, या कोई आजकल मैंगो है, मैंगो का जूस बनाए, या स्ट्रॉबेरी है, इन चीज़ों को अगर हम अपनी डाइट में यानी कि ऐड करें तो हमारी यानी कि विटामिन पूरे हो जाते हैं। लोग खाते नहीं हैं विटामिन, यानी कि इंटेक नहीं करते, तो जिसकी वजह से हमें सप्लीमेंट देना होता है कि बाल के इनके हेयर फॉल कंट्रोल हो जाए। तो सर ये जो विटामिन्स मिनरल्स आप लोग कैप्सूल्स के थ्रू दे रहे हैं, मेडिकेशंस के थ्रू दे रहे हैं, तो क्या ये आपकी बॉडी में जाके कोई रिएक्शन तो नहीं करवाते? नहीं, कोई रिएक्शन नहीं करवाते, बल्कि जो यानी कि पर डे जो नीड होती है, जैसे विटामिन सी हमें पर डे 1000 मिलीग्राम नीड है, तो हम इंटेक तो नहीं कर रहे ना, तो हमें अगर कुछ इंटेक भी कर रहे हैं तो हमें यानी कि 1000 मिलीग्राम नहीं मिल रहा, तो जिसकी वजह से ये हम मेडिकेशन देते हैं ताकि ये आपको यानी कि पूरा पर डे का वो मिल जाए। ठीक है, यानी कि पूरे पर डे की जो आपकी डेफिशिएंसी है, सफिशिएंसी है, आपको ज़रूरी है लेना, तो क्या कहते हैं वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, एक कॉलर भी शामिल है हमारे साथ हैदराबाद से, सना लतीफ़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या सवाल करना चाहेंगे? मुझे ये पूछना था, मेरे हस्बैंड के सर पर बाल नहीं है बीच में ना, ठीक है, तो डॉक्टर साहब से पूछना था कि पीआरपी करवानी चाहिए। पीआरपी, ठीक है। एज क्या आपके हस्बैंड की? 30। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सर आपका सेटअप क्या हैदराबाद में भी है? तो अगर आप जाके वहाँ पर भी अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो किन दिनों में करते हैं, किस तरह करते हैं, वो भी ज़रा व्यूअर्स को बता दें। मैं वहाँ पे यानी कि फ्राइडे और सैटरडे यानी कि वहाँ पे अवेलेबल होता हूँ। मंडे टू थर्सडे में यहाँ कराची में करता हूँ। और ये बता रही है कि पीछे की साइड पे यानी क्राउन एरिया पे हेयर नहीं है, तो पीआरपी करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्या है अगर बिल्कुल भी हेयर नहीं है, जो मसाम है वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं, तो वहाँ पे पीआरपी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, हेयर ट्रांसप्लांट होगा वहाँ पे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपके अगर बिल्कुल अंदर क्राउन एरिया पे बाल ना हो और बिल्कुल ही प्लेन एरिया हो तो उससे कोई फायदा नहीं होगा पीआरपी का, उनको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना ही जरूरी है। तो ठीक है, अच्छा ये हम लोग डाइट के बारे में बात कर रहे थे कि ये विटामिन्स मिनरल्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी में बहुत माइनर सी अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, पर इनकी डेफिशिएंसी से जो है बहुत से मसले हो सकते हैं। जैसे कि अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही होती है तो ऑर्थोपेडिक के इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं, आपकी बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं। और अगर विटामिन सी या विटामिन B12 इनकी डेफिशिएंसी होती है तो भी बहुत बड़े बड़े मसले होना शुरू हो जाते हैं। सोडियम की डेफिशिएंसी, हाइपर अगर आपका न्यूट्रीमिया हो गया तो वो भी आपको ब्लड प्रेशर की तरफ लीड कर रहा होता है। तो बहुत सारी ये जो चीज़ें होती हैं जो हम हमारे लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं है कि मिनरल्स, विटामिन्स, प्रॉपर डाइट प्लान का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे स्किन से रेलिवेंट भी आप ट्रीटमेंट करते हैं, तो स्किन से रेलिवेंट भी ज़रा बताइएगा कि जिन लोगों के फेस पे स्कार्स होते हैं, एक्नी होते हैं और वक्त से पहले एज में मतलब रिंगल्स होना शुरू हो जाते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या हम लोग मेडिकेशंस के थ्रू या फिर ऑइंटमेंट क्रीम्स के जरिए इसको रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं? कैसे इन सब चीज़ों को रोका जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं उनको बोलूँगा अपनी डाइट अच्छी करें, क्योंकि अगर एक्नी हो रही है तो उनकी स्किन ऑयली हो रही है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि ऑयल इंटेक कर रही है, जिसकी वजह से ये उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है। तो जब ऑयल होगा तो एक्नी होगी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी स्किन यानी कि वो अपनी ड्राई रखें। तो ये है कि
उनकी स्किन बेहतर हो जाएगी। ठीक है सर, एक कॉलर भी शामिल करते हैं, हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से? मैं कराची से हनी बात कर रहा हूँ। जी, मेरा जी। क्वेश्चन डॉक्टर साहब से ये है कि आजकल गली कूचों में छोटी छोटी जगह बहुत सारे हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर खुल गए हैं। ठीक है। तो अब हम जैसे जो आम लोग हैं तो वो किस तरह असेस करेंगे कि हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, किन किन बातों का ख्याल रखना है? किसी सेंटर में जाएं तो हम क्या क्या चीजें जो है तो देखें, नोट करें, उनसे क्या क्वेश्चन करें? तो ये बहुत अहम मसला है, क्योंकि जितने भी ये छोटे छोटे सेंटर खुले हैं ये ना सिर्फ ये कि हेयर ट्रांसप्लांट के नाम पर एक धब्बा है उसको बदनाम कर रहे हैं, पाकिस्तान में शोबे को बदनाम कर रहे हैं पैसे कमाने के चक्कर में, बल्कि वो कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरा डॉक्टर साहब से सवाल होगा कि प्लीज इस हवाले से बहुत डिटेल ब्रीफिंग दें, और ये जो भी बचा थोड़ा सा टाइम है कुछ इस पर डिटेल में बताएं कि किन किन चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। थैंक यू। ये देखें, अगर यानी कि मैंने आपको बताया अनक्वालिफाइड लोग, यानी कि जो क्वालिफाइड नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तो वो लोग ज़्यादा यानी कि इसमें आ गए हैं, तो जिसकी वजह से ये जो यानी कि प्रॉपर जगह पे नहीं पहुंच पाते जहाँ पे जो हेयर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट होते हैं। तो मेरा ये कि नहीं डॉक्टर साहब, उनका ये सवाल है कि अगर हमें हम इस बात से कंसर्न है कि जहां से हम ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो ये कितना क्वालिफाइड बंदा है, कैसे हम रिलाय करें, क्योंकि जगह जगह पर छोटे छोटे सेटअप्स ओपन हो गए हैं। मतलब अब हमें ये भी नहीं पता कि यहाँ पर किस तरह का ट्रीटमेंट होगा, कैसे जस्टिफाई करें, कैसे लोग, जाहिर सी बात है, देखिए हर बंदा डॉक्टर नहीं होता, हर बंदे को मेडिकल की इतनी नॉलेज नहीं होती, तो जाहिर सी बात है जब उसको नॉलेज नहीं है तो उसको बेवकूफ बनाना भी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जाहिर सी बात है उनको पता ही नहीं है, तो कैसे वो बेचारे इस चीज पर रिलाय होंगे। और फिर आप जिस तरह बता रहे हैं कि आप लोग जो है प्रॉपर देखते हैं, डायबिटिक तो नहीं है, हाइपरटेंसिव तो नहीं है, हेपेटाइटिस बी सी का शिकार तो नहीं है, पर जो छोटे छोटे सेटअप खुले हुए हैं और सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में, तो जाहिर सी बात है उनको इन चीजों का तो ख्याल ही नहीं होगा कि ये सारे मामलात हैं पेशेंट्स के साथ। तो कैसे जस्टिफाई करें, कैसे देखिए? क्या डिग्री तो आप जाके डॉक्टर से नहीं पूछेंगे ना कि प्लीज आप अपने PMDC का नंबर बताएं। देखिए ना, अगर डिग्री तो हम नहीं पूछ सकते किसी से, डॉक्टर से, बिल्कुल, कि हम यहाँ पे सोशल मीडिया पे यानी कि किसी से भी यानी किसी ग्रुप में पूछते हैं कि बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ पर, क्योंकि क्या है लोगों ने करवाए हुए हैं, उनको रिजल्ट मिलते हैं, तो वो बताते हैं कि आपको रिकमेंड करेंगे कि आप यहाँ जाएं, पाकिस्तान स्किन क्या नाम है सेंटर में जाएं या कहीं भी जाएं। तो ये है। तो और उसके अलावा आपने भी ये बता दिया है कि जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं सारा हम प्रॉपर बिल्कुल। अच्छा, मैं एक और भी इन साहब को बताऊंगी कि देखिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जो आपकी कर रहा है, देख रहा है कि आप शुगर के मरीज तो नहीं है, हाइपरटेंशन के मरीज, और एक डॉक्टर के बात करने से भी उसकी क्वालिफिकेशन का अंदाजा हो जाता है कि उसकी नॉलेज कितनी है। एक कॉलर को भी शामिल करते हैं, सना आबिद हैदराबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था कि मेरे हस्बैंड को बीच में से बाल नहीं थे ना, उनके तो प्लेन साइड है, बिल्कुल प्लेन है उनकी साइड, तो उनको PRP की जरूरत है या हेयर ट्रांसप्लांट की? ठीक है, अगेन या जो डॉक्टर साहब ने बताया उनकी जरूरत है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखिए इसमें उसमें अगर बिल्कुल प्लेन है, क्राउन एरिया बिल्कुल खाली है, तो उसमें हम हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे। PRP हम जितनी भी करें। डॉक्टर साहब PRP के बारे में पूरी डिटेल में पूछूंगी, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए हेयर टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग आज एम्फेसाइज कर रहे थे PRP और हेयर ट्रांसप्लांट को। सर अगेन एक कॉल आई थी PRP के हवाले से कि वो अगेन उन्होंने पूछा है कि PRP से कोई फ़ायदा नहीं होगा, हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ ही जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? देखें, अगर उनके बाल हैं वहाँ पे मौजूद हैं, हेयर फॉल हो रहा है, तो हम PRP कर सकते हैं। PRP में ग्रोथ फैक्टर होते हैं, वो उसको यानी कि हेयर फॉल को स्टॉप करते हैं, और हेयर जो थिन होते हैं उसको वापसी थिक होने में टाइम यानी कि करते हैं। तो मेरा यही उनको जवाब है कि उनका अगर बिल्कुल ही प्लेन एरिया है, क्राउन एरिया बिल्कुल प्लेन है, तो वो हेयर ट्रांसप्लांट पे जाए, यानी ये नहीं करे कि PRP में हो के हेयर यानी कि हेयर वापसी आ जाएंगे, हेयर ग्रोथ हो जाएगी। तो
मैं ये कहता हूँ, ऑब्वियसली बात है, जब एक फॉलिकल आपका स्टॉप हो गया है, Stop हो- बाल आना खत्म ही हो गए हैं, तो पीआरपी उसमें रिजल्ट नहीं। पीआरपी आपकी ग्रोथ को बढ़ाता है, सर्कुलेशन को बढ़ाता है, ना कि वो बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि बेसिक से उठा के न्यू बाल से आ जाते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट, इसके लिए जो है हमें हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ता है। जी। तो डॉक्टर साहब, अगर हेयर ट्रांसप्लांट कोई करवाता है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है? मतलब कि सबसे सारे बाल हटा के फिर न्यू आप लोग इम्प्लांट करते हैं, और फिर कितना जल्दी रिजल्ट आता है? कभी कभी ये भी होता है अनफॉर्चुनेटली लोगों को वो रिजल्ट नहीं मिलता जो वो चाहते हैं, या फिर कुछ लोग बहुत जल्दी में भी होते हैं कि बस आज हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है तो कल हमारे बाल आ जाए। कितना ये सारा प्रोसीजर होता कितने टाइम का है? देखिए ये प्रोसीजर जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम हेयर लाइन जो मार्किंग करते हैं पेशेंट को, यानी कि नेचुरल लुक देने के लिए हेयर लाइन मार्किंग कर दी आपने, यानी कि पूरी बना दी हेयर लाइन। उसके बाद हम यानी कि उसमें देखेंगे कि कितने फॉलिकल लगने हैं, और फिर हम उसका डोनर एरिया देखेंगे। डोनर एरिया भी फिर हम डोनर एरिया को सुन करेंगे एक इंजेक्शन से, ताकि वो सुन हो जाए। सही है। फिर वहाँ पे हम उस फॉलिकल यानी कि ट्रिम करके उस एरिया को, ताकि यानी कि हेयर फॉलिकल थोड़े मौजूद हों वहाँ पे। फिर हम ग्राफ में पंचिंग करते हैं। ठीक है। पंचिंग करने के बाद हम उसको वहाँ से ग्राफ को एक्सट्रैक्शन करते हैं। एक्सट्रैक्शन करने के बाद हम यहाँ पे यानी कि ये एरिया सुन करके फिर यहाँ पे इम्प्लांट करते हैं। तो इस प्रोसीजर में कम से कम 6-7 घंटे लग जाते हैं ऑपरेट के। फिर ऑपरेट के बाद हम उसको एहतियाती तदाबीर बताते हैं कि आप इसको यानी कि सीधा सोना है या वॉश नहीं करना। हम खुद वॉश करवाते हैं पेशेंट को। हम खुद पेशेंट को बोलते हैं कि हमारे सेंटर में आए, हम खुद वॉश करेंगे 5 डेज तक, 6 डेज तक। ठीक है। 5 से 6 डेज के बाद जो है वो आप लोग वॉश कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, उसकी केयर देख रहे होते हैं। खुदा ना खास क्योंकि देखें ये एक प्रोसीजर होता है, उसमें एंटीबायोटिक भी फिर आप देते होंगे। एंटीबायोटिक देते हैं, एंटीबायोटिक भी देना जरूरी होती है कि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, सुपर इन्फेक्शन ना हो जाए। ताकि बात है, वैसे भी हम लोग सर्जरी में स्टेरिलाइजेशन का तो बहुत ख्याल रखते हैं। जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं वो तो इस चीज का बहुत ज्यादा, हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि स्टेरिलाइजेशन का कितना ख्याल है। तो ये सब चीजों के बाद भी हमें एंटीबायोटिक देना जरूरी होती है, क्योंकि नेचर है, कहीं ना कहीं से कोई बैक्टीरियल ग्रोथ हो ही सकती है। कॉलर को शामिल करते हैं, हुमैरा कराची से है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरा नाम हुमैरा है। वालेकुम अस्सलाम। जी हुमैरा, क्या सवाल करना चाहेंगे? मुझे अपनी अम्मी से रिलेटेड पूछना है। मेरी अम्मी की एज है 50+, तो फिर उनके जो है फेस पे बहुत सारे रिंकल्स हैं, तो फिर ये बोटॉक्स के बारे में मुझे मालूमात करनी है कि मुझे करवाना चाहिए अपनी अम्मी का या नहीं। अच्छा ठीक है, बोटॉक्स के अलावा अच्छा आपकी मदर को कोई कोमोर्बिड्स तो नहीं है, शुगर या ब्लड प्रेशर या कोई और मसला? नहीं 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 नहीं, कोई डायबिटीज, हाइपरटेंशन नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। देखिए इसमें हम देखेंगे कि कौन सी लाइन है, डायनेमिक लाइन है या स्टैटिक्स लाइन है। डायनेमिक्स लाइन वो होती है जो हम इम्प्रेशन यानी कि फेस के इम्प्रेशन दे रहे हैं, तब हमें यानी कि लाइंस दिखती हैं, उसके लिए हम बोटॉक्स करते हैं। अगर वो लाइंस यानी कि इम्प्रेशन के बगैर यानी कि स्टैटिक्स लाइन हो गई, यानी कि इम्प्रेशन नहीं दे रहे तब भी वो लाइंस आ रही हैं, तो उसके लिए हम फिलर करेंगे। और हाँ, इस एज में करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई कुछ नहीं होता इसमें। यानी कि बोटॉक्स तो हर कोई कर रहा है। बोटॉक्स का रिजल्ट कितना दिनों में आता है सर? बोटॉक्स के रिजल्ट 2 वीक्स में फुल यानी कि 100% आता है रिजल्ट। ठीक है। और ये अप टू यानी कि 8 मंथ आईज के नीचे आई बैग्स के लिए जो बोटॉक्स लगवाते हैं उसमें फिर क्या मतलब कितने दिनों में रिजल्ट आता है या फिर क्या होता है? देखिए आई बैग्स के लिए बोटॉक्स नहीं लगता। ठीक है। जो आई के नीचे जो रिंकल्स होते हैं यानी कि लोअर आईलिड पे, उसमें यानी के लिए करते हैं हम, तो उसके रिंकल्स यानी कि शायद यानी कि खत्म हो जाते हैं। ठीक है। कुछ मगर ये है कि 8 महीने 9 महीने तक रहेगा, फिर आपको वापसी बोटॉक्स पे आना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि इसकी लाइफ जो होती है 6 से 7 मंथ तक होती है, फिर आपको अगेन एंड अगेन क्योंकि क्या है, हम स्टैटिक लाइन पे नहीं जाना चाहते हैं। स्टैटिक लाइन वो बताई थी मैंने कि जो इम्प्रेशन नहीं दे रहे तब भी लाइन शो हो रही है फेस पे। ठीक है। ठीक है, मीन्स कि अगर कोई नॉर्मली फेस उनका वैसे वो बात कर रहे हैं या वैसे हंस रहे हैं तो आपके रिंकल्स या फाइन लाइंस नजर आती हैं हंसने पर या फिर गुस्सा करने पर कभी कभी कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं या कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो बगैर उनका मतलब नॉर्मली बात कर रहे होते हैं, इंप्रेशन भी नहीं दे रहे होते, फिर भी उनके फेस पर जो है वो स्टेटिक यानी कि लाइंस आना, रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए जो है वो आप बोटॉक्स की तरफ जाते हैं, फिलर्स की तरफ जाते हैं, ताकि जिस एरिया से
मार्किंग्स आ रही हैं उसको फिल कर सकें, राइट? जी। अच्छा सर, इन्होंने एक तो रिंकल्स के बारे में बात की, बहुत अच्छी बात की, पर रिंकल्स का कोई और भी तो ट्रीटमेंट होगा, यानी कि कुछ लोग आपने बताया 6 से 7 मंथ में ये चीज जो है वो उसको कवर कर लेती है, पर कुछ लोग होते हैं वो फिर बार बार नहीं कराना चाहते, वो कहते हैं एक ही बार में बस हम थक गए। उसमें अपनी डाइट अपनी अच्छी करेंगे, सैलेड लें, वाटर इनटेक सबसे ज्यादा यानी जरूरी होता है। कि योगर्ट लें, तो उससे ये है कि आपकी स्किन वापसी से अच्छी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो मैं ये हर पेशेंट को बोलता हूँ कि अपनी डाइट वाटर इनटेक सबसे ज़्यादा लें और सैलेड लें, जिसकी वजह से ये रिंकल्स वगैरह कम हो जाएंगे, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि क्या है कि स्किन लूज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, स्किन यानी कि अब जाहिर बात है आपकी विटामिन की एक तो डेफिशिएंसी है, दूसरा आप वाटर इंटेक नहीं कर रहे हो तो स्किन पर तो वो नजर आना शुरू हो ही जाता है। और स्किन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो होता है वो होता ही वाटर है। हम लोग महंगी महंगी अद्वियात तो खा लेते हैं, महंगे महंगे प्रोसीजर्स तो करवा लेते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट के पास भी चले जाते हैं, पर मेन जो वजह होती है यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इंटेक, ये आपके लिए बहुत बड़ा मसला होता है। आप चाहे कुछ भी ट्रीटमेंट्स करवा लें पर उसको मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर हम बाद में कोसते हैं डॉक्टर्स को कि देखें इतना सब कुछ कर लिया, इतना महंगे हमने ट्रीटमेंट करवा लिए, सब कुछ कर लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पोस्ट ट्रीटमेंट केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पानी का ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, स्ट्रेस कम से कम लें, फेशियल एक्सप्रेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और उसमें फिर उनके फेशियल के जो एक्सप्रेशन होते हैं उसमें भी थोड़ा बहुत ये होता है कि उसके आपके फेस के प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं, फिर लाइंस बनना शुरू हो जाती हैं। जी, वही मैंने बताया कि ये अगर हम फेशियल एक्सप्रेशन ज़्यादा देंगे, यानी कि हम अपनी मसल की एक्टिविटी को ज़्यादा रखेंगे, तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। जैसे कि मसाज हो गया, फेस का मसाज करते रहें, तो उससे ये कि सर्कुलेशन तेज़ रहेगी और हमारे कोलेजन दोबारा एक्टिव रहेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फेस मसाज के लिए भी तो थोड़ा बहुत डर लगता है, क्रीम्स और इंग्रेडिएंट्स हैं कि कहीं इससे और रिएक्शन ना हो जाए। किसी लोगों की या किसी भी कैंडिडेट की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि वो रिंकल्स भी आना शुरू हो जाते हैं मसाज करने से। एक रॉन्ग तरीके से कर लिया, क्योंकि इससे स्टेप्स होते हैं। कैसे करना चाहिए मसाज? देखिए, इसमें सबसे पहले हमें कोई लोशन जो यानी कि बॉडी लोशन होता है वो अप्लाई करना चाहिए। बॉडी लोशन फेस पर, यानी कि हाँ, कोई भी मॉइस्चराइजर आप ले सकते हैं, उसको हल्के हल्के रब करें। यानी कि आप ये हैबिट बना लें कि सुबह मुझे 50 मरतबा करना है, शाम को मुझे 50 मरतबा करना है, 2 मरतबा। ये हैबिट बनाएंगे तो आपकी स्किन अच्छी होगी। आपने सर्कुलेशन को 50 टाइम आपने एक अपवर्ड मूवमेंट में करना होता है या डाउनवर्ड मूवमेंट? डाउन मूवमेंट में आपने करना है, ताकि जो है आपकी स्किन जो है उसका कोलेजन रीएक्टिवेट हो, ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, और इसके अलावा जो स्किन में डलनेस आ गई है, स्किन जो है वो थोड़ी वो गई है, डल सी हो गई, बीमार सी लगने लगी है, तो वो। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे जरा बताइएगा, बीइंग अ मीडिया पर्सन हम लोग बहुत ज्यादा मेकअप यूज करते हैं, हम अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखें? देखिए, आप अच्छे से अच्छा मेकअप यूज करें कि, और यानी कि ये नहीं करें, और आप वाटर इनटेक भी सबसे ज़्यादा आप लें। स्किन के लिए सैलेड भी मेरे ज़रूरी है, और मसाज भी आप करती रहें ताकि आपके जो कोलेजन है वो एक्टिव रहें। ठीक है, सही है। मसाज करते रहना चाहिए, सैलेड्स खाते रहना चाहिए, डाइट अच्छी लेनी चाहिए, इससे जो है वो स्किन केयर बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। मैं पेशेंट को ये बोलता हूँ कि स्कैल्प को भी हल्का हल्का मसाज करें डे में, यानी कि 100 टाइम्स मॉर्निंग और 100 टाइम इवनिंग करें। तो उससे ये होता है इसकी जो सर्कुलेशन इंक्रीज होगी तो आपके हेयर फॉल भी स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, हमारे साथ कॉलर मौजूद है फैसल साहब लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार, कैसी हैं मैडम आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत से हूँ जी। क्या सवाल करना चाहेंगे फैसल साहब? बेटा है, 5 साल उसकी उम्र है, 5 साल उसकी उम्र है। बाय बर्थ उसके ना बाल नहीं आ रहे हैं, काफी ट्रीटमेंट करवाया है, बाय बर्थ से उसके बाल नहीं आ रहे हैं। उसके लिए काइंडली मुझे बताइएगा। क्या उम्र है? 5 साल में। ठीक है, सही, बहुत शुक्रिया कॉल करने। देखिए, ये होता है कि जो बच्चे वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं, उनके बाल बिल्कुल थिन होते हैं या उनके नहीं होते बाल, तो उनको डाइट आप अच्छी दें। डाइट अच्छी देंगे, जैसे कि मल्टीविटामिन वगैरह, जैसे कि कोई मिल्क है, कोई कुछ यानी कि कोई सिरप है। अच्छा, इस उम्र में 5 साल के बच्चे को हम क्या हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। हेयर ट्रांसप्लांट
वैसे यानी कि हमारे पास या फिर वेट कर ले, वो थोड़ा बड़ा हो जाए। नहीं, हम वेट कर ले, मगर ये बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि बहुत सारे ट्रीटमेंट करवा चुके हैं, इतने सारे ट्रीटमेंट नहीं करवाने चाहिए आई गेस इस उम्र में। अभी से ही उस बच्चे पे इतना ट्रीटमेंट नहीं करवाएं, यानी कि आप उसकी डाइट अच्छी रखें, डाइट अच्छी कर, डाइट अच्छी करेंगे तो फॉलिकल वापसी यानी कि विटामिन वगैरह जो मिलेंगे, जो उनकी वापसी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, मतलब कि अगर वो डाइट अच्छी लेंगे बच्चे की और बच्चे का जो है वो मतलब ख्याल अच्छे तरीके से रखेंगे, यानी कि नेचुरली तरीके से, तो माइट बी पॉसिबल जब तक वो थोड़ा और बड़ा हो तो हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाए। इतना ज़्यादा मतलब मेरे ख्याल से 5 इयर्स वेरी बहुत छोटी उम्र है, उसमें इतने ज़्यादा ट्रीटमेंट्स और इतनी सारी मेडिसिन इधर उधर लेकर जाना मेरे ख्याल से बेहतर नहीं है, क्योंकि देखिए बाल आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है, बाल इतना इशू नहीं होता, पर जो आप ट्रीटमेंट्स के लिए जाते हैं, दवाइयाँ खिलाते रहते हैं बच्चों को, उनके और ऑर्गन्स जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि लीवर पर भी असर होता है दवाओं का, किडनीज पर भी असर होता है दवाओं का, आपके स्टमक पर भी असर होता है दवाओं का। तो ज़रा इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला ने सेहत जो है वो एक बहुत बड़ी नेमत दी है, एक बहुत बड़ी अमानत है उसकी, तो उसका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और छोटे बच्चों का भी मुझे ज़रा बताइएगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं या जो टीनेजर्स होते हैं, स्कूल जाने वाली बच्चियाँ जो होती हैं, इनके भी बाल जो है बहुत गिरना शुरू हो जाते हैं वो छोटी सी उम्र में, जबकि उनकी तो उम्र ऐसी होती है जिसमें बालों की ग्रोथ ज़्यादा होनी चाहिए और साइकिल भी जो है उनका बढ़ता रहता है। तो क्यों छोटी सी उम्र में बच्चियों के ज़्यादा मसले होते हैं, बाल बहुत गिरते होते हैं? देखें, मुख्तलिफ तरीके से यानी कि शैम्पू यूज़ करना, बच्चों छोटे बच्चे वो शैम्पू यूज़ करते हैं, फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, यानी कि डेली यूज़ करते हैं, या कभी कभार ट्रैक्शन एलोपेशिया जैसे कि यानी कि अम्मी ने चुटियाँ बनाई, खींच के बना दी ताकि सारे बाल वो यहाँ से उड़ रहे हैं, तो ये भी होता है। मतलब आप ज्यादा बालों को इतना टाइट करके ना बांधें कि आगे से जो है वो बाल जो पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाए, ठीक है, तो वो जरा आप लूज करके बालों को बांधें। और छोटी बच्चियों को बालों के लिए कैसे ख्याल रखना चाहिए? माइल्ड शैम्पू यूज करना चाहिए, ज्यादा केमिकल्स नहीं होने चाहिए, केमिकल फ्री शैम्पू यूज करना चाहिए, और अपनी डाइट अच्छी करें कि एग ले, मिल्क ले और फ्रूट्स ले, क्योंकि क्या है बच्चियां खाना भी कम खाती हैं, रोटी वगैरह जो भी ली है वो कम ली मिकदार में, और यानी कि सोती नहीं है, स्ट्रेस इतना होता है स्टडी का, जिसकी वजह से वो यानी कि हर वक्त यानी कि स्ट्रेस में होती है, और हेयर फॉल स्ट्रेस यानी कि एक कॉज है स्ट्रेस। तो कुछ बच्चियां ये होते हैं कि उनके हार्मोनल इशू होते हैं, हार्मोनल इशू भी हो सकते हैं। कॉलर है हमारे साथ सलमान कराची से जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सलमान साहब, क्या सवाल करना चाहेंगे? जी मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि मेरी बेटी है माशाल्लाह 22 साल की है। जी जी। उसके बाल जो है ना बिल्कुल नहीं है सर पे। उनके बाल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है? जी बिल्कुल या बहुत कम है? नहीं, पहले जब छोटी थी ना तो उस टाइम इनके बाल माशाल्लाह बहुत घने थे। अच्छा। जब 5-6 साल की उम्र में आई है ना तो उसके बाद से इसके बाल गिरते अच्छा, आप जरा पिक्चर भी लेके डॉक्टर साहब को व्हाट्सएप कर सकते हैं बच्ची की बालों की, हेयर की। स्क्रीन पर डॉक्टर साहब का व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, तो उससे आप और मजीद मशवरा कर सकते हैं डॉक्टर साहब से डायरेक्टली। पर अभी भी हम इनसे ये जो है सवाल इसका जवाब लेते हैं कि क्यों जो है ये इस तरह वजह हो रही है। बच्ची बाकी और आपकी ठीक है, मतलब और कोई इशू तो नहीं है उसको? नहीं, और कोई इशू नहीं है। जब 5 साल की थी ना उस टाइम इसको जो ना डॉक्टर बोलते ये एलोपेशिया है। एलोपेशिया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आपके कॉल करने का। मेरे ख्याल से अगर ये आपको व्हाट्सएप पर पिक्चर भेज देते हैं तो इट्स वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज। एंड बाकी एलोपेशिया जो है उसका भी ट्रीटमेंट बता दें कि क्या वजह है, किस तरह जो है इसको ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि छोटी बच्चियां जो होती हैं उनके लिए ज़्यादा कंसर्न होता है। एलोपेशिया ये है कि हेयर लॉस, यानी कि आसान यानी कि लैंग्वेज में हेयर लॉस, मेडिकल टर्म में एलोपेशिया बोलते हैं। इनको एलोपेशिया हुआ था, एलोपेशिया एरिएटा, यानी कि एक छोटा सा पेच, उसमें हेयर यानी कि फॉलिकल ऑटो इम्यून की वजह से, यानी कि उस पर ऑटो इम्यून उस पर अटैक करता है हेयर फॉलिकल पे, वो वहाँ से हट जाते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रीटमेंट पूरी नहीं हुई थी या कहीं या ट्रीटमेंट करवाई ये सही नहीं हुई, तो उसकी वजह से पूरे हेयर फॉल यानी कि हेयर यानी कि नहीं है इनके,
तो अभी ये ट्रीटमेंट करवाएंगे तो इंशाल्लाह इनके बाल वापसी यानी कि इनकी बेटी की वापसी आ जाएंगे। दूसरा ये कि मैं आपसे बात कर रहा था हार्मोनल इशू की वजह से कि फीमेल में हार्मोनल इशू होते हैं, जैसे कि PCOS हो गया या थायराइड हार्मोन हो गया, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, PCOS हो गए, थायराइड का इशू हो गया, या फिर कोई और हार्मोनल चेंजेस हैं, पीरियड्स का वक्त पर ना आना, ये सब चीज़ें भी जो हैं वो हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से फिर आपके हेयर्स पर असरअंदाज होती हैं। सर, हमारे व्यूवर्स को एक शॉर्ट सा मैसेज दीजिएगा कि अभी जो हालात चल रहे हैं, पैंडमिक चल रही है, इसमें अपना ख्याल कैसे रखें। दूसरा जो है, अगर आपको अल्लाह ताला ने एक सेहत जैसी नेमत से नवाजा है तो कैसे इसका ख्याल रखना चाहिए, किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, किन चीज़ों की जानिब जाना चाहिए। और फिर अगेन ऑथेंटिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई आप क्लिनिक जा रहे हैं, किसी भी जगह पर ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखें, जब आप घर में इंटर होते हैं तो सबसे पहले आप हैंड वॉश करें, अच्छे तरीके से हैंड वॉश कर लिया, फिर आप सैनिटाइज़र से भी यानी कि उसको यानी में लगा लें, मास्क पहन के रखें। घर वालों के साथ यानी कि जब भी अगर खांसी आती है तो मास्क पहने या हाथ रख लें। ठीक है। और बार बार अपने आंखों को मुंह में यानी कि मुंह में हाथ ऑब्वियसली बात है, जो आपके एरियाज जो बॉडी के अंदर एंटर हो रहे हैं उनको बार बार हाथ ना लगाएं, हैंड वॉशिंग कर लें। अगर साबुन से भी हाथ धो रहे हैं तो अच्छे तरीके से हैंड वॉशिंग की टेक्निक को फॉलो करें। जी जी बिल्कुल। और SOPs पे अमल करें, यानी कि जैसे कि जो भी दोस्त हैं उससे सोशल डिस्टेंस रखें। ठीक है। जहाँ से भी यानी कि आप आते हैं घर में, बच्चों को पहले नहीं उठाएं, पहले आप वॉश कर लें, हैंड वॉशिंग और ये सब चीजें। अगर किसी जा रहे हैं, क्लिनिक पे जा रहे हैं, वहाँ पे गेट पे भी आप हाथ लगाते हैं, खोलते हैं गेट, तो उसके बाद आप हैंड सैनिटाइजर यूज कर लें। डॉक्टर के पास बैठे हैं तो एक डिस्टेंस हो, बिल्कुल। मास्क पहने, मास्क पहन के अंदर आए। ये चीजें एहतियात तदबीर हैं, इससे यानी कि हम बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देख रहे हैं कि हर जगह पे रश लगा हुआ है, जो भी यानी कि शॉप्स हैं वहाँ पे रश लगा हुआ, एक लाइन नहीं बनती, एक यानी कि डिस्टेंस नहीं होता। तो ये है कि इन सब चीज़ों का ख्याल रखते रहें। और ऑथेंटिकेशन के लिए लेट सपोज आप किसी क्लिनिक जा रहे हैं और बहुत सारे सवालात जो आज हमारी जानिब आए भी थे कि कैसे ख्याल रखना चाहिए कि डॉक्टर जो है वो कितना क्वालिफाइड है, या फिर जो इन्वायरमेंट है वो कितना सूटेबल है आपके लिए, कितना आपकी सेहत के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये सब चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए ऑथेंटिकेशन के लिए। आप क्लिनिक में देख लें, स्टाफ कितने क्वालिफाइड हैं, मशीन्स कैसी हैं, डॉक्टर का अंदाज गुफ्तगू कैसा है, कितना क्वालिफाइड है, इन सब चीज़ों से भी अंदाज़ा हो सकता है ना सर। देखें, इन्वॉल्वमेंट, हाइजीन, टीम वर्क, यानी ये उन लोगों ने कोरोना के लिए क्या क्या यानी ये ऐसे एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनाई हुई हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आप तशरीफ लाए, हमें बहुत सारा वक्त दिया, अपना कीमती वक्त दिया, अपनी कीमती नॉलेज से जो है वो हमें आगाह किया। अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।